डार्लिंग प्राणनाथ, हाँ डार्लिंग नाथ के प्राण। ये बुढ़िया कौन है? ये तो मेरी माँ है। माँ। ओह माय गॉड, इनकी जुबान तो चाकू की धार से भी ज्यादा तेज है। घर में सब्जी तरकारी क्या इनकी जुबान से काटी जाती है? और अगर पानी गर्म हो तो उसे एक बार ऐसे देख लेना चाहिए। आ आ मर गई माँ। अरे मर गई। अरे छोड़ मेरा हाथ, छोड़। अरे छोड़ डायन, मेरा हाथ छोड़। मर गई माँ। आखिर क्या हो रहा है इस परिवार में? इस घर की आई नई बहू अपनी ही सास का हाथ खौलते हुए पानी में डालकर क्यों जला रही है? ये जानने के लिए कहानी को एंड तक जरूर देखिए। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ पिताजी। ये घर नहीं, कातिलों की बस्ती है। यहाँ सुबह शाम कत्ल होते हैं और मैं इस कातिलों की बस्ती में अब एक पल भी नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ इसी वक्त ये घर छोड़कर। और सोनू वो घर उसी वक्त छोड़कर वहां से चला जाता है। अरे छोड़ो उसे, गया तो गया, कम से कम जाते जाते एक अच्छी सी गुड न्यूज़ तो सुना गया। अब तो राजीव का पूरा रास्ता साफ है, ना बीवी और ना ही बच्ची। अब मैं तो कहती हूँ तुम अभी के अभी मिस्टर मल्होत्रा से बात करो और राजीव को ही बता दो कुंवारा लड़का, और इसी से करवा देंगे उनकी बेटी की शादी। अरे हाँ हाँ, मैं आज ही मिस्टर मल्होत्रा से बात करता हूँ और राजीव की सेटिंग करवाता हूँ। अच्छा, तो आप ही हैं मिस्टर मल्होत्रा की राज दुलारी बेटी? यस, माई सेल्फ सोना मल्होत्रा एंड यू आर मिस्टर राजीव, राइट? वैसे तो आप हमें देखने में अच्छे ही लग रहे हैं और आपकी पोस्ट भी ऑफिस में अच्छी है। हम आपके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ दिन आप मेरे साथ मेरे ही घर में रहें, फैमिली की तरह। फिर अगर मेरे को आप अच्छे लगेंगे तो हम इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देंगे। माता पिता के प्रेशर और खुद के भटके हुए मन और पैसों के लालच में राजीव को इसमें कुछ बुराई नहीं दिखती और वो हाँ बोल देता है। तभी वहाँ दोस्त जैकी आता है। ओफो, we are waiting for you outside. What are you doing here this late? हमें क्लब के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो बाबा, लेट्स गो। Yes, Jackie, wait a minute. Meet him. He is Mr. Rajiv, my to-be fiancé. And Mr. Vijay, meet him. He is my friend Jackie. Oh, nice to meet you, Jackie. Darling, I'm really sorry. वो मेरे बाकी फ्रेंड्स और ये जैकी, ये सारे मेरे बाहर वेट कर रहे हैं। हमें क्लब जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है। वो क्या है कि मेरी मीटिंग पहले से फिक्स है, सो मेरे को जाना होगा। हम बाद में मिलते हैं, बाय बाय। पिंकी तो इतना बोलकर अपने लड़के दोस्तों के साथ घूमने चली गई और राजीव यहाँ खड़े खड़े सब देखता ही रह गया। और उधर मधु सोनू को अर्जेंटली अपने ऑफिस में बुलवाती है। मिस्टर सोनू, आपको इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। आपको लगता है कि एक औरत के लिए शादी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्यों, है ना? तो आज चलिए मेरे साथ। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ और कुछ दिखाना चाहती हूँ। आइए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। अरे मधु जी, आप मेरे को अपने घर इन लोगों से मिलवाने लाई हैं? कौन है ये लोग? ये उस मासूम बच्चे की माँ है। इसका कसूर बस इतना था कि इसने कभी अपने पति को पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी हर बात को, चाहे वो सही हो या गलत, अच्छी हो या बुरी, भगवान का हुक्म मानकर ये मानती गई। इसके ससुराल वालों ने इस पे बेतहाशा जुल्म किए, लेकिन फिर भी इसने कभी शिकायत करने के लिए अपनी जुबान तक नहीं हिलाई। और उसके बावजूद उन जालिमों ने इस औरत को अपनी मासूम बच्ची के साथ धक्के मार मार के घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों निकाल दिया? क्योंकि ये आखिरी वक्त तक उनकी लालच की भूख को नहीं मिटा पाई। तभी बेड पे बैठी पिंकी की नज़र आदमी की तरफ जाती है और वो देखती है कि वो तो उसके चाचा है और वो खुशी से चिल्लाती है, चाचा, चाचा आप आ गए? माँ पीछे देखो, चाचा जी आए हैं। और फिर खुशी से दौड़ती दौड़ती अपने चाचा के पास जाती है। चाचा, अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। कि मेरी बच्ची, तुम मुझे मिल गई पिंकी। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा भाभी, तुम्हें मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। आप सब कहाँ चले गए थे? क्या सीमा आपकी भाभी है? जी, ये मेरी भाभी है, बल्कि ये भाभी माँ है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी। आपने मुझे मेरी पिंकी और मेरी भाभी माँ से मिलवा दिया। मगर भाभी, आप घर छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? बताओ ना भाभी। फिर पिंकी और सीमा अपनी आप बीती सोनू को बताते हैं। मेरी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद हम माँ बेटी 3 दिन तक भूखी प्यासी यहाँ वहाँ दर बदर भटकती रही और थकी हारी एक खंडहर में जा पहुँची, जहाँ एक कुआं था जिसका पानी मैंने पिंकी को दिया क्योंकि वो बहुत भूख और प्यास से तड़प रही थी। इतने में वहाँ एक पागल माँ बेटी आई जो हम दोनों पे झपट पड़े, हमारे बीच हाथापाई हुई और उन्होंने हमसे हमारे कपड़े छीन लिए। हमने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर शायद उन्हें हमसे हमारे कपड़े चाहिए थे। और फिर मम्मी बेहोश हो गई। माँ 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 उठो ना माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? तुम बोलती क्यों नहीं माँ? माँ उठो ना। फिर मैं वहाँ से भाग के मदद लेने गई, पर रास्ते में एक गाड़ी से टकरा गई। अरे अरे बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ठीक नहीं है आंटी। मेरी मम्मी बोलती नहीं। मेरे साथ चलो ना आंटी, मेरी मम्मी को देख लो आंटी। फिर मधु आंटी मेरे साथ मम्मी के पास आई। अरे ये तो मेरी दोस्त सीमा है। तुम सीमा की बेटी हो? इसे क्या हुआ? सीमा, आंखें खोलो सीमा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, हम अभी तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और फिर सीमा आंटी हमें यहाँ ले आई। समझ गया। उस घर में इंसान नहीं, पैसों के लालची रहते हैं। दुनिया को, बहुओं को, औलाद को, सबको सिर्फ दौलत का चश्मा लगा कर देखते हैं। जिसकी मुट्ठी में जितना ज्यादा पैसा होता है उसकी उतनी ज्यादा जय जयकार होती है। मगर अब ऐसा नहीं होगा भाभी। मैं उनकी आंखों से वो चश्मा उतारूंगा और उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि वो भूल कर भी किसी मजलूम, किसी बेगुनाह पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। और अगर ना सिखाया भाभी तो मैं तुम्हारा देवर नहीं। आपकी बात तो बिल्कुल सही है मिस्टर सोनू, लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा। मेरी मानिए तो आप शादी कर लीजिए। आप ऐसी लड़की से शादी करिए जो जुबान की तेज हो और दिमाग की चालाक हो, जो चले आपके इशारों पर और उनके जुल्म का बेड़ा गर्क कर दे और उन्हें सीधे रास्ते पर ले आए। एक मिनट मधु जी, ये काम तो बिना शादी के भी हो सकता है। वो कैसे? मधु जी, याद है आपको, आप एक बार मेरे से नकली शादी का नाटक करवाना चाहती थी। क्या वही नाटक आप मेरे साथ कुछ दिनों के लिए कर सकती हैं? सीमा मेरी दोस्त को उसका हक दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और यहाँ प्लान बन चुका होता है कि कैसे अब इन पैसों के लालचियों को सुधारना है। और अगले ही दिन नकली हस्बैंड वाइफ बन के मधु और सोनू अपने घर पहुंचते हैं, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। सोनू, ये सब क्या है और इसका क्या मतलब है? मतलब तो गाय माता की दूध की तरह बिल्कुल साफ है। मैं इस घर का बहू हूँ, मैं इस घर का बेटा हूँ और ये मेरी पत्नी है। मैं इसका धर्म पत्नी हूँ और ये मेरी पति है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसका पति हूँ। नालायक, तूने वही किया जिसका मुझे डर था। मेरी उम्मीदों के सपने तोड़ के रख दिए, हमारा नुकसान कर दिया। निकल जा यहाँ से, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। डार्लिंग प्राणनाथ। हाँ डार्लिंग नाथ के प्राण। ये बुढ़ा कौन है? बुढ़ा? ये मेरे पिताजी हैं। ओह सो ओल्ड। चल चुप रही ओल्ड वाली। अरे सोनू, तूने तो कहा था कि तू इस राक्षसों की बस्ती में नहीं रहना चाहता, तो फिर यहाँ क्या लेने आया है? एक बहुत कीमती चीज लेने आया हूँ। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। अरे माँ, कौड़ियों का शौक तो मुझे बचपन से नहीं रहा है। मैं तो यहाँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। डार्लिंग प्राणनाथ। यस डार्लिंग नाथ के प्राण। ये बुढ़िया कौन है? अरे ये तो मेरी माँ है। ओह माय गॉड, इनकी जुबान तो चाकू की धार से भी ज्यादा तेज है। रसोई घर में सब्जी तरकारी क्या इनकी जुबान से काटी जाती है? मधु जी, आशीर्वाद का क्या ख्याल है आपका? पैर तो बुरे हैं, मगर ले ही लेते हैं। अरे चल चल, मैं और तेरे को आशीर्वाद। क्यों सोनू जी,
इस घर में नई आने वाले बहू को आशीर्वाद नहीं दिया जाता क्या? आशीर्वाद नहीं, ये दिया जाता है। आशीर्वाद देने के बजाय ऐंठती हुई सास मधु के ऊपर जाती है खींच कर एक तमाचा मारने। पर ये क्या, मधु तो उसका हाथ ही पकड़ लेती है और गेम वहीं पलट जाता है। आह आह, छोड़ दिया या नहीं? अरे छोड़ मेरा हाथ डायन, छोड़। आह, अरे छोड़ मेरा हाथ। अरे छोड़ छोड़ मेरा हाथ। ऐसे मौके पर हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाए जाते हैं माँ, मारने के लिए नहीं। मैं एक जूडो कराटे की एक्सपर्ट हूँ। एक हाथ मार के मैं एक ईंट भी तोड़ सकती हूँ। तो ये तो ककड़ी जैसे हाथ हैं। अब आप बताइए, आशीर्वाद देंगी या हाथ की ककड़ी खाएंगी? क्या पूछ रही हूँ मैं? जवाब दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ए सोनू, तू खड़ा खड़ा वहाँ मेरा मुंह क्या देख रहा है? इस डायन से मेरा हाथ छुड़वाना। आह आह। मैं क्या करूँ माँ, जिस तरह पिताजी तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाते हैं ना, वैसे ही मैं मधु के आगे पूरा का पूरा हिल जाता हूँ। ये बहुत जिद्दी लड़की है माँ, इसके मुंह से जो बात निकल जाए फिर वो पत्थर की लकीर है। पत्थर टूट सकता है लेकिन लकीर नहीं मिट सकती। इसीलिए जब तक तुम इसे अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद नहीं दोगी, ये तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगी। हाथ टूट जाएगा मम्मी, फ्रैक्चर हो जाएगा, आशीर्वाद दे दो। और फिर हार थक के सास आशीर्वाद दे ही देती है और बाकी सभी नई बहू का ये तेवर देखकर डर जाते हैं और एक ही बार में बिना तर्क के वो लोग भी आशीर्वाद दे देते हैं। और फिर अगले दिन माँ, पिताजी, सुना आप लोगों ने? मैंने यहाँ के आंगन में जन्म लिया, यहाँ के घर में खेली कूदी बड़ी हुई, और वो कल की आई हुई मुझे इस घर से निकालना चाहती है, मुझे पराई बनाना चाहती है। कहती है कि मैं इस घर में मेहमान हूँ, ससुराल जा, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्या उसके इतनी हिम्मत? मैं अभी जाकर देखती हूँ उसे। अरे रुको रुको, तुम काहे मार खाने जा रही हो? मैं अभी मामला ठीक किए देता हूँ। सोनू। क्या हुआ पिताजी, आप सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। कंचन भी इस घर की बेटी है, उसका भी इस घर द्वार में पूरा बराबर का हिस्सा है। फिर तुम्हारी बीवी कौन होती है पूछने वाली और कहने वाली कि कंचन को अपने ससुराल जाना चाहिए? बात तो मधु ने बिल्कुल ठीक कही है पिताजी। उसूलन जीजा जी और दीदी तो इस घर के मेहमान है ना। बिल्कुल नहीं, कंचन मेरे धन दौलत, घर बार और इस जायदाद की बराबर की हिस्सेदार है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो दीदी को इस घर का सदस्य बन के रहना होगा और घर के तमाम काम काज में हाथ बटाना होगा। और जो काम वो जीजा जी से करवाती है ना, वो उन्हें खुद करना होगा। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं काम करूं और ये दिन भर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? जी नहीं कंचन दीदी, आज से बजरंगी भैया वो काम करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, मैं आज ही जीजा जी की नौकरी अपने कंपनी में लगवाता हूँ और आज से घर के सारे मर्द बाहर का काम करेंगे और औरतें घर के अंदर का सारा काम करेंगी। और इधर माँ बेटी मिलकर कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे होते हैं। समझ गई ना माँ क्या करना है? मैं स्टार्ट करती हूँ। ओ माँ, अरे जला डाला रे, अरे माँ, हाँ, मेरे को जला डाला, ये खोलता हुआ पानी। माँ, अरे क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? तभी वहाँ मधु आ जाती है। कुछ नहीं माँ जी, अगर पानी गर्म हो तो उसे एक बार ऐसे देख लेना चाहिए। माँ, जल गई रे। अरे छोड़ डायन, मेरा हाथ छोड़, बहुत जल रहा है, छोड़। सुना है आपने भी किसी औरत का हाथ इसी तरह जलाया था, अब पता चला उसे भी इतना ही दर्द हुआ होगा ना? अरे कंचन, तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? इस डायन से मेरा हाथ छुड़ाना, बहुत जल रहा है। अरे छोड़। अरे डायन, छोड़ मेरा माँ का हाथ, छोड़ चुड़ैल। अरे कीड़े पड़े उस कलमुही को, मेरा हाथ जला दिया। अरे वो बलूली लंगड़ी हो जाए, अरे उसके हाथ पैर टूट जाए, मेरा हाथ जला दिया।
तभी वहाँ मधु के ससुर जी आते हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, काहे इतना परेशान हो? मैं तुम्हारे लिए ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि तुम्हारा जी गदगद हो जाएगा। हमारे राजीव को सोना ने पसंद कर लिया है। अब तो हम अमीर खानदान के समधी बनने वाले हैं। खुशियाँ मनाओ खुशियाँ। अरे वाह, क्या खबर सुनाई है। ये सुन के तो मेरी जलन भी कम हो गई। वाह वाह वाह, अब तो राजीव की जिंदगी बन जाएगी और साथ ही साथ हमारी भी। बस जल्द से जल्द उसकी शादी करवानी है। राजीव से सोना की शादी के बाद मधु सुन लेती है। क्या आप लोग राजीव भैया की शादी करवा रहे हैं? हे भगवान, राजीव भैया तो शादीशुदा हैं। लगता है सोना को इस बारे में पता नहीं है। ये बात तो सोना को बतानी ही पड़ेगी, नहीं तो सोना के साथ तो धोखा हो जाएगा ना। मैं जा रही हूँ, मैं किसी लड़की के साथ धोखा नहीं होने दे सकती। चलो चलो, जाके जल्दी से मैं सोना को बता देती हूँ सब कुछ सच सच। मधु की ये बात सुनकर सभी घर वाले डर जाते हैं कि अगर सोना को सच पता चला तो शादी तो होगी नहीं। न शादी होगी, न घर में लाखों करोड़ों आएंगे, न ये लोग पैसों पे राज कर पाएंगे। बस फिर क्या था, गिर जाते हैं ये लोग उसी नई बहू के पैरों में और रिक्वेस्ट करने लगते हैं। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रही हो बेटा? जरा बात तो सुनो, तू तो मेरी बेटी जैसी है, तू अपनी माँ के साथ ऐसा करेगी? हाँ बेटा, बात को समझो। सोना को अगर सब कुछ पता चल गया तो घर का नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। पैसे आने दो, हम तुमको भी उसमें से देंगे। ऐसा थोड़ी है बेटा। ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी इसके बदले एक शर्त है। आप सबको आज से घर का सारा काम करना होगा। बापूजी, आप घर पे रहे रहे बस औरतों के साथ चुगलियां करते हैं, इसलिए आज से आप बाहर जाएंगे, बाजार जाएंगे और वहाँ से सब्जी तरकारी सारा लाने का काम आपका। और आप दोनों बर्तन धोएंगी, कपड़े धोएंगी, सब्जी काटेंगी, खाना बनाएंगी, घर की सफाई करेंगी। सारा काम आप तीनों को करना होगा, वरना बोलिए तो मैं जाती हूँ सोना के पास। और पैसों के लालच में पूरे घर वाले इस शर्त को मान जाते हैं और आज से घर का सारा काम नौकरों की तरह दिन रात खटते रहते हैं। और इधर राजीव मस्त सोना के घर पे चिल कर रहा होता है। तभी सोना बाहर किसी के साथ घूम के वापस घर आती है। डार्लिंग, मैं बहुत थक गई आज तो। हाँ, वो तो तुम्हें देख के लग ही रहा है। आज भी तो तुम रॉकी, प्रिंस, विकी सबके साथ घूमने गई थी इतना देर से, तो थक ही गई होगी। हाँ डार्लिंग, बहुत थक गई हूँ। डार्लिंग सुनो ना, तुम मेरे ये शूज़ निकाल दोगे प्लीज़? डार्लिंग ना। ये सुनकर एक पल के लिए तो राजीव बहुत ही चौंक जाता है, पर अब धीरे धीरे सोना के साथ रहते रहते वो सोना की इन सारी आदतों से काफ़ी वाकिफ हो गया था। इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप जाता है और सोना के बूट्स उतारने में उसकी मदद करता है। और ये मोजे कौन उतारेगा? तुम्हारा बाप। सोना के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजीव को अपना पास्ट याद आता है, जब वो भी अपनी वाइफ सीमा से ऐसी ही बदतमीजी से बात किया करता था। और आज उसे ये एहसास होता है कि ऐसे मोमेंट पे हम क्या फील करते हैं। ये क्या, तुम तो बुरा मान गए? मैंने तो यूं ही मजाक किया था। हे कम ऑन डार्लिंग। सोना, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। अरे मैंने कब कहा कि तुम मेरे नौकर हो? तुम्हें तो यहाँ इसलिए रखा गया है कि अगर तुम मुझे पसंद आ गए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। और मिस्टर राजीव, आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि मैंने आपको पसंद कर लिया है। सोना, तुमने तो मुझे बता दिया कि तुम्हें मैं पसंद आ गया हूँ, लेकिन अब मैं भी तुम्हें बता दूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं आई हो। क्या आप होश में तो हैं मिस्टर राजीव? हाँ सोना, क्योंकि तुम्हें एक पति नहीं बल्कि एक पालतू कुत्ता चाहिए जो तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाता फिरता रहे। आज मुझको एहसास हुआ कि एक हिंदुस्तानी औरत क्या होती है। उनकी आंखों में उनके पति के लिए इज्जत, मान मर्यादा की कदर होती है, लेकिन वो तो पति ही ऐसे होते हैं जिनको उनकी कदर नहीं होती। और सोना, तुम मॉडर्न जमाने की वो लड़की हो जिसके लिए रोज आए दिन लड़कों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना एक फैशनेबल चीज हो गई है, फैशन हो गया है। इसलिए सोना, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी पसंद का कोई कुत्ता ही ढूंढ लो।
और आज राजीव को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है और वो सोना को खरी खोटी सुनाकर वहां से निकल जाता है। राजीव बेटे अच्छा है तू आ गया। देख, उस जालिम औरत ने हमारी जिंदगी बिल्कुल नरक बना दी है। बेटा विजय, क्या बात है, तुम इतने खामोश क्यों हो? शादी के बाद पक्की हो गई ना? नहीं। क्या सोना ने तुमको नापसंद कर दिया? जी नहीं, मैंने उसे नापसंद कर दिया। क्या? हाँ, मैंने उसे नापसंद कर दिया। उस पैसे वाली लड़की के घर में रहकर मुझे ये एहसास हुआ कि जिसे मैं सोना समझकर हासिल करने की कोशिश कर रहा था वो सोना नहीं बल्कि मिट्टी था, और जिसे मिट्टी समझकर मैंने ठुकरा दिया था वही सोना था। सीमा की अच्छाइयाँ एक एक करके मेरे सामने आती रही। उसकी यादें मेरे दिल में भाले की तरह चुभने लगी। मैं अपने आप से नफरत करने लगा और प्रायश्चित की आग में जलकर मंदिर जा पहुंचा, और उसी मंदिर ने मुझे मेरी बीवी और मेरी बच्ची लौटा दी। क्या लौटा दी? हाँ, ये रहे दोनों। और सीमा हमेशा की तरह अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेने जाती है, तभी राजीव उसे रोक देता है। ठहरो सीमा, ऐसे लोगों के पांव छूना भी पाप है। इनको सम्मान देकर क्यों अपने धर्म को गाली दे रही हो? सीमा, अगर तुम्हें सच में किसी के पांव छूने हैं तो जाकर सोनू के पांव छुओ, उसकी पत्नी के पांव छुओ। अरे इनके लिए तो तुम मर चुकी हो और मैं भी बिक चुका हूं। इनसे हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। मैं तो सिर्फ इन्हें इनकी असली सूरत दिखाकर हमेशा के लिए विदा लेने आया हूं। पिताजी, माँ, हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। चलो सीमा, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। ठहरिए राजीव बाबू, मैं भी आपके साथ चलूँगा। आज आपने हिम्मत की तो मेरी भी मरी हुई हिम्मत जाग गई। मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप लोगों ने मुझ गरीब को इस घर में रखा, खाने को खाना दिया, पहनने को कपड़ा दिया। आप लोगों का एहसान मैं जिंदगी भर तक भूल नहीं पाऊंगा। पर क्या करूं बाबूजी, अब ये घर जमाई की जिंदगी जी नहीं जाती। ऐसा समझ लेना कोई भिखारी आया था, आपकी दहलीज चाट कर चला गया। चलता हूँ। अरे तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? मैं तो वहीं रहूँगी ना जहाँ मेरा पति रहेंगे। मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा जुल्म मत करो। हम गुनहगार हैं, पापी है। तुम सब मुझे अपने हाथों से सजा दे दो, चाहे तो हमें मार लो, लेकिन इस बुढ़ापे में हमें छोड़कर मत जाओ। सोनू बेटा, देखना बेटे, सभी हमें छोड़कर जा रहे हैं। रोक ले बेटा, सबको रोक ले। घर तो मैं भी छोड़कर जा रहा हूँ माँ। क्या एक ही दिन में मेरे सब बच्चे मेरे को छोड़कर जा रहे हैं? मेरी हर औलाद मेरे को छोड़कर चली जाएगी? औलाद? ये आज अचानक तुम्हें कैसे एहसास हुआ माँ कि हम तुम्हारी औलाद हैं? और औलाद के लिए तुम्हारे दिल में प्यार भी है। तुम्हें तो हमेशा सिर्फ पैसों से प्यार रहा है माँ। पैसों के लिए तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किए। मेरी बेजुबान भाभी के साथ सारी जिंदगी जानवरों जैसा बर्ताव किया। विजय भैया को तुम हमेशा भड़काती रही कि वो उन्हें छोड़कर किसी अमीर बाप की बेटी को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए। भले उस पत्नी में चरित्र हो या ना हो, लेकिन जेवर और पैसे जरूर हो। भाभी के माँ के कातिल भी तुम लोग हो माँ, सिर्फ तुम लोग। उस बुढ़िया ने सिर्फ तुम्हारी वजह से इस दरवाजे पे भिखारी की तरह दम तोड़ दिया। वो तुम जैसी माएँ होती हैं जो बहुओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करती हैं। इस देश के लाखों करोड़ों बहुओं का सुख सिर्फ तुम जैसी माओं की वजह से बर्बाद है माँ, सिर्फ तुम जैसी। फिर लास्ट में मधु सभी को समझाती है। सोनू जी, राजीव भैया, मेरे को लगता है कि अब हमें माँ जी और पिताजी को माफ़ कर देना चाहिए। इन्होंने अपनी गलती का सबक सीख लिया है। अब हमें एक परिवार की तरह मिलकर रहना चाहिए। इस कहानी की हैप्पी एंडिंग तो हो गई, लेकिन इसकी शुरुआत कुछ समझ नहीं आई। जैसे सोनू की भाभी सीमा को घर से क्यों निकाल दिया गया था? आखिर किन जुल्मों की बातें कर रहा था सोनू?
और आखिर मधु अपनी सास का हाथ गर्म पानी में जलाकर किसका बदला ले रही थी और किसकी बातें कर रही थी? अभी भी इस कहानी की कुछ गुत्थियां ऐसी हैं जो उलझी हुई लग रही हैं। अरे टूनी, वो तो लगेंगी ही। तुमने पार्ट 1 जो नहीं देखा, इस कहानी का पार्ट 1 भी है, तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 1 देखो, तुम्हें पूरी कहानी खुद पे खुद समझ आ जाएगी। टूनी, हमारे दर्शकों को बताओ कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहली कि लालच करना बुरी बला है और दूसरी कि घर के हर सदस्य को एक समान समझना चाहिए, चाहे वो घर की बेटी हो या घर की बहू। सबको इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि जानवरों की तरह। ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।